सैकड़ों बरसों में फैली हैं वीरानगी की एक लंबी दास्तान। सूखे सपनों पर पसरता ऊसर धूलों का आतंक। आवाजें जहां आते जाते एक शब्दहीन शोर में बदल जाती हैं और घटनाओं पर चढ़ जाती है धूल की परतें। ऐसे में ढाणी से ढाणी को जोड़े रखती हैं यही धूमिल पगडंडियां, जो हमें हर सूरत में जीने के आसार बताती हैं। बात पिछले सदी के 5वें दशक की है। भारत के पश्चिमी सीमावर्ती इलाके बाड़मेर के एक छोटे से गांव माड़पुरा में हेमा देवी और पिता बींजाराम जी के घर में उनकी 7वीं संतान के रूप में जिस बालक ने जन्म लिया, उस बालक को आज हम नंद भारद्वाज जी के नाम से जानते हैं। उस वक्त बालक नंदू अपने एक बाल सखा के साथ खेल खेल में घर से अधकोस दूर एक नए खुले विद्यालय में पढ़ने क्या चला गया, उसके जीवन के सफर की मानो दुनिया ही बदल गई। उसके इस बाल निश्चय ने उन गुनगुने सपनों के कुछ नए दरवाजे ही खोल दिए। 8वां दर्जा पार करने के बाद घर से 30 किलोमीटर दूर आगे की पढ़ाई के लिए जब वह विद्यालय पहुंचे, तब उन्हें पहली चिंता अपने जीवन निर्वाह की हुई और अपनी जीविका के लिए उन्होंने एक खेल क्लब में काम तलाश किया और यहीं से उनके साहित्यिक संसार से उनका परिचय हुआ। हालांकि बाल्यकाल में पिता ने रामायण, महाभारत, गीता और पुराणों से जुड़ी कथाओं, भजनों आदि से बालक को भली भांति परिचित करा दिया था। माता पिता ने पढ़ाई से ध्यान हटाने के लिए ग्रेजुएशन से पहले वर्ष 1968 में नंद जी का ब्याह भी करा दिया, लेकिन वे उनके संकल्प को नहीं बदल सके। बाड़मेर कॉलेज से बीए करने के बाद एमए की पढ़ाई के लिए सीधे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर पहुंच गए और यहीं से हिंदी में एमए की पढ़ाई पूरी कर पहले पत्रकारिता, उसके बाद आकाशवाणी और फिर दूरदर्शन में निदेशक के तौर पर काम करते हुए आप एक लेखक और मीडिया कर्मी के रूप में एक ऐसे जीवन सफर पर निकल पड़े जिसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। सफर में साल दर साल इनकी रचनाशीलता के नए आयाम खुलते गए और नंद जी इसी तरह सफर के हर पड़ाव पार करते चले गए और कभी पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। इससे प्यार बहुत है। बिल्कुल है, क्योंकि पहली पुस्तक तो पहले बच्चे की तरह होती है। पहला प्रेम और पहला प्रेम भी जी आदि कर लेता। सुना डॉक्टर नामवर सिंह ने आपको बहुत प्रभावित किया। मैं जब यहाँ था तब तो नामवर जी उसी साल में जोधपुर यूनिवर्सिटी में आए थे और मैं यहाँ था। मेरी इच्छा थी कि कोई अच्छा गाइड मिले, तो आपको आश्चर्य होगा जान के मैंने रामविलास जी को अप्रोच किया। अच्छा। जो आगरा में थे। हाँ। मैं पहले निराला पर काम करना चाहता था। अच्छा। तो उन दिनों उनके 3 वॉल्यूम में किताब आई है निराला की साहित्य साधना। तो उन्होंने कहा नंद जी आप एक बार वो किताबें आ रही हैं देख लो, उसके बाद तय करो। इसी तरह एक के बाद एक साहित्य अकादमी और एनबीटी से आपके काव्य संकलन आते गए। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति बीकानेर द्वारा गद्य पुरस्कार, मारवाड़ी सम्मेलन मुंबई द्वारा सर्वोत्तम साहित्य पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी, बिहारी पुरस्कार आदि कई सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान मीडिया पर आपने कई निबंध लिखे, आलोचना पर भी काम किया। अलग अलग प्रकाशन संस्थानों से एक के बाद एक आपके काव्य संकलन, उपन्यास, संवाद, आलोचना आदि विधाओं में पुस्तकें प्रकाशित होती गईं। नंद जी की अब तक की कोई 30 से अधिक कृतियां सामने आ चुकी हैं। क्रिया है, ये किसी समय विशेष पर न तो बढ़ती है और न उसमें कोई कटौती होती है, बल्कि जब कभी भी सामाजिक परिस्थितियों का या तमाम दूसरी तरह की जो हालात हैं उनका दबाव बढ़ता है तो लेखक ज़्यादा मुखर होता है। इसलिए ये नहीं कि लेखक के सामने कोई कठिनाइयाँ ही रहनी चाहिए, लेखक की कठिनाइयाँ व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा महत्व रखती भी नहीं है।
महत्व रखता है वो समाज जो एक कठिनाई के दौर से गुजरता है, और लेखक एक तरह से उसी का प्रतिनिधि होता है। अगर वो और लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ बना करके बोल सके, बता सके, उसे अपने अनुभव से जोड़ सके, तो उसका लिखना सार्थक है। और हमारी कोशिश तो यही है कि तकलीफ़ें न रहें। ये जो सपना है हरी धूप का, ये सपना सच हो। जैसा कहा भी गया कि धूप जो है वो बहुत पद्दलित होकर के भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है, ये सच्चाई है। जनता कितना भी कष्ट उठाए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में रहे, लेकिन वो अपना मादा बनाए रखती है, अपनी सहन शक्ति बना करके रखती है, और कहीं ना कहीं वो इस विश्वास के प्रति आशान्वित भी रहती है कि वो अपने संघर्ष से चीज़ों को ठीक कर लेगी। लोकतंत्र में इसके अवसर बहुत अधिक होते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि एक अच्छे लोकतांत्रिक समाज का निर्माण हम कर रहे हैं। अंतः सलिला के प्रवाह के बाद अब हम अपनी धरती की ओर लौटते हैं, नंद भारद्वाज की ओर। मीरा की धरती से घिराइस बदरिया सावन की का जो नाद उठा था, उसके बाद राजस्थानी में और हिंदी में उसकी क्या गूंजें उठीं, इसका आभास आपको इनकी कविताओं में होगा। और जयपुर में बैठा हूँ तो मानकर चलता हूँ कि आधी ऑडियंस कम से कम राजधानी सीधी भी समझ लेती होगी। न समझ पाएंगे तो उसका थोड़ा सा अनुवाद भी आपको प्रस्तुत करूँगा। एक छोटी कविता पहले राजधानी में, फिर एक आध कविता हिंदी में आपको सुनाऊँगा। इंसान दो चीज़ें तलाश करता है, एक तो अपनी ज़मीन जिस पर पाँव टिका कर खड़े रह सके और उम्र गुजार सके, और एक अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, जिसके लिए वो संघर्ष करता है और कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है। कविता का शीर्षक है शोध लीवी पृथ्वी, खोज ली पृथ्वी। थारा सपना में अवसर तो धारो धार, मैं तिरसाई धरणी रो काड़ो मेघ भेतो। थारा सपना में अवसर तो धारो धार, तिरसाई धरणी रो काड़ो मेघ भेतो। बावड़ तो मगरा तो थोती थड़िया रे मंझार, थारी जागती इंछावा सपना सार तो। अबे तो लीरा लीर वेगी मारी होंस, अब तो चिंदी चिंदी हो गई है मेरी इच्छाएं। अबे तो लीरा लीर वेगी मारी होंस, और मंगसी पड़ गई चवरी चढ़िए चुड़लेरी मजीठ। स्त्री जो सुहाग का चूड़ा पहनती है उस पर एक रंग लगाती है जो मजीठ होता है, लाल, वो भी अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। अबे तो लीरा लीर वेगी मारी हूस, और मंगसी पड़ गई चौरी चढ़िए चुड़लेरी मजीठ। पर हिचकता आफड़ता लेकिन जद्दोजहद करते, पण हिचकता आफड़ता आपा आभे और पताल बिचे शोध लीवी पृथ्वी। हमने आसमान और पाताल के बीच पृथ्वी को तलाश कर लिया है जहाँ हम खड़े हैं। अभयारण्य, ऐसे अभयारण्य जहाँ हम निश्चिंत होकर जी सके, एक लोकतांत्रिक सुख को अनुभव कर सके। जब उलट पलट गई हो सारी कायनात, हवा के शोर में डूबी भयातुर चिड़ियों की चहकार, कौन जाने कितने पेड़ बच रहे होंगे साबुत। जब उलट पुलट गई हो सारी कायनात, हवा के शोर में डूबी भयातुर चिड़ियों की चहकार, कौन जाने कितने पेड़ बच रहे होंगे, कितने परिंदे रहे होंगे सलामत, कितनी झाड़ियाँ प्रजातियाँ कौन कौन सी रह गई होंगी शेष इस अशांत बियाबान में। सूक्ष्म जंतुओं की नियति को अगर मान भी लें, छोड़ दिया जाए उन्हीं के हाल पर, तब भी अमीरने संवारने को बच रहे होंगे संभावित जीवन के अवशेष इस तूफान में। इस सामने दिखते घायल बरगद की छाँव में कितने शरणागतों को मिला होगा आसरा। इस घायल बरगद की छाँव में कितने शरणागतों को मिला होगा आसरा,
जिसे पुरखों ने बड़े चाव से उगाया था बस्ती के बीचों बीच, ऐसे न जाने कितने दरख्त उखड़ कर बह गए होंगे समय के टूटते प्रवाह में। उस बचपन की स्मृतियाँ ताज़िंदगी हमारे साथ बनी रहती हैं और बच्चे ख़ास तौर से हमें हर वक्त एक याद दिलाते हैं कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में, किस तरह के परिवेश में जीते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखकर एक कविता मैंने लिखी है अपने बच्चे से। डरो नहीं मेरे बच्चे, सारे सपने डराऊ नहीं होते, ना अंधेरे में ही इतना दम कि तुम्हारी मासूम दुनिया को तुमसे छिपा कर रख सके। सवेरा होते ही फिर तैरने लगेगी ताज़ा फूलों की गंध, फिर आबाद हो उठेंगी गलियां, चौक में उभरेगा नन्हे साथियों का शोर, फिर फूटेंगे खुशी के असंख्य फव्वारे। दुनिया को अगर तुमने गेंद की तरह समझा और खेलना चाहा है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। बस इतना भर ख्याल रहे, गेंद की हिफाजत करना तुम्हारा अपना जिम्मा है। आज नंद जी की 75वीं सालगिरह पर हमने इनका खूबसूरत सफ़र साथ में जिया और उसका भरपूर आनंद भी लिया। ईश्वर से यही कामना है हमारे प्रिय नंद भारद्वाज जी अपना आगे का सफ़र भी यूं ही सकुशल हर्ष उल्लास के साथ तय करते रहें।